विद्यार्थियों, हम एक बार पुनः उपस्थित हैं आपके अपने चैनल टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस वीडियो में हम लाए हैं CBSE क्लास 10 साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 8 आनुवांशिकता। आनुवांशिकता चैप्टर से CBSE पैटर्न पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लाए हैं, जो आपको बोर्ड परीक्षा में सफलता दिलाने में बड़ी ही मदद करेंगे। तो आप इन प्रश्नों को अवश्य देखें, क्योंकि CBSE पैटर्न पर आधारित कुछ प्रश्न MP बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो इस अध्याय से हम देखते हैं CBSE पैटर्न पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न है, आनुवांशिकता किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है। उत्तर है इसका प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले पूर्वजों के लक्षणों और गुणों को आनुवांशिकता कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, आनुवांशिकता के नियम किस बात का निर्धारण करते हैं? तो उत्तर होगा आनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं कि किस प्रकार विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। प्रश्न तीसरा है, आनुवांशिकी को किसका विज्ञान माना जाता है? तो उत्तर होगा आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का। प्रश्न चौथा है, मेंडल ने स्वतंत्र अभिवन के नियम को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया था? तो इसका उत्तर होगा द्विसंकर संकरण डायहाइब्रिड का प्रयोग किया था। प्रश्न पांचवा है, जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो इसका उत्तर होगा जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। प्रश्न छठवा है, आनुवांशिक लक्षणों के वाहक का नाम लिखिए। तो आनुवांशिक लक्षणों के वाहक जीन होते हैं। प्रश्न सातवां, आनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए। उत्तर होगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों के आनुवांशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं आनुवांशिकी कहलाती है। प्रश्न आठवां है, वंशागति किसे कहते हैं? उत्तर होगा जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के समुच्चय को संचरित करने की क्षमता पाई जाती है, इस परिघटना को वंशागति कहते हैं। प्रश्न नौवां है, द्विसंकरण प्रयोग में प्राप्त लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा द्विसंकरण प्रयोग में प्राप्त लक्षण प्रारूपी अनुपात 9:3:3:1 होता है। प्रश्न 10वां है, जीन प्ररूप किसे कहते हैं या जीनोटाइप किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा जीवों के आनुवांशिक संगठन अर्थात जीन संरचना को जीन प्ररूप कहते हैं। प्रश्न 11वां है, समयुग्मजी किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा कारकों के सजातीय जोड़े में दोनों कारकों में जब समान गुण पाए जाते हैं तो यह जोड़ा समयुग्मजी कहलाता है, जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है कैपिटल T और T। प्रश्न 12वां है, एकल संकर संकरण को परिभाषित कीजिए। उत्तर होगा एक जोड़ी युग्म विकल्पी के लिए किया गया क्रॉस एकल संकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध किस्म का क्या तात्पर्य है? उत्तर होगा ऐसे जीन जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक अपने समान लक्षण वाले जीव ही उत्पन्न करते हैं, उन्हें शुद्ध किस्म कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, ऐसे प्राणी का नाम लिखिए जिनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है। घोंघा ऐसा प्राणी है जिनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है। अगला प्रश्न है, नर के XY लिंग गुणसूत्र में कौन सा गुणसूत्र आकार में छोटा होता है? तो उत्तर है नर के XY लिंग गुणसूत्र में Y गुणसूत्र आकार में छोटा होता है। प्रश्न 16वां है, मानव में लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? उत्तर होगा मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। प्रश्न 17वां है, जनन प्रक्रिया में विभिन्नता किस प्रकार उत्पन्न होती है? तो उत्तर होगा जनन प्रक्रिया में विभिन्नता की प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है, जो DNA प्रतिकृति में त्रुटियों एवं लैंगिक जनन दोनों से उत्पन्न होती है। प्रश्न 18वां है, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण किस बात पर निर्भर करता है? उत्तर होगा मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, एवं जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का बनता है। प्रश्न 19वां है, जैव विकास की परिकल्पना का क्या सार है? तो उत्तर है किसी समष्टि में कुछ जीन की आवृत्ति अगली पीढ़ी में बदल जाती है, यही जैव विकास की परिकल्पना का सार है। प्रश्न 20वां है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो उत्तर है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की यात्रा का उद्देश्य पृथ्वी पर जैव विविधता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है, डार्विन ने किस सिद्धांत की परिकल्पना की थी? तो उत्तर होगा डार्विन ने प्राकृतिक भरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना की थी। प्रश्न 22वां है, डार्विन को किस बात की जानकारी नहीं थी? तो उत्तर होगा डार्विन यह नहीं जानते थे किस विधि द्वारा स्पीसीज में विभिन्नताएं आती हैं। प्रश्न 23वां है, डार्विन द्वारा किया गया शोध किस विषय पर था? तो उत्तर होगा डार्विन द्वारा किया गया शोध भूमि की उर्वरता बनाने में केंचुओं की भूमिका के विषय में था। प्रश्न 24वां, जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बनी थी, यह परिकल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी? उत्तर ब्रिटिश वैज्ञानिक JBS हॉल्डेन ने परिकल्पना की थी। अब है कुछ लघुत्तरीय प्रश्न, जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, जीवाश्म की परिभाषा लिखिए तथा इसकी समय निर्धारण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा जीवाश्म प्राचीन कालीन जीवों के वे अवशेष जो भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं जीवाश्म कहलाते हैं।
जीवाश्म कितने पुराने हैं, इसके आकलन के 2 घटक हैं, सापेक्ष और फॉसिल डेटिंग। अब सापेक्ष क्या है? यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं और एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में यह सोचना तर्क संगत है कि पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। फॉसिल डेटिंग क्या है? फॉसिल डेटिंग जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या किसी स्पीसीज में सभी विभिन्नताओं की एक साथ अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, किसी स्पीसीज में सभी विभिन्नताओं की एक साथ अस्तित्व में रहने की एक समान संभावना निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, मानव संतति का प्रत्येक लक्षण किससे प्रभावित होता है? तो उत्तर है, मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को संतति या शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख समरूप अंग हैं कैसे? उत्तर होगा, चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी धीरगत अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलने से बनते हैं, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलाव से बनते हैं जो परों से ढकी रहती है। अतः दोनों पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना एवं संघटकों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण ये समरूप अंग हैं। जीन किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा, यह भी आनुवंशिक कारक होते हैं जिनके द्वारा गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। ये डीएनए में पाए जाते हैं। ये गुणसूत्रों पर लंबाई में रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। किसी भी जीव में वंशागत लक्षण जीन के द्वारा ही संचरित होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से अंग समजाति एवं कौन से समरूप या समवृत्ति अंग हैं? तो हाथी की सूंड और चिंपैंजी के हाथ दोनों समरूप अंग हैं, और चिड़ियों के पंख और चमगादड़ के पंख दोनों यह भी समरूप अंग हैं। मनुष्य के नाखून और बिल्ली का पंजा ये दोनों समजात अंग हैं। डार्विन के विकास सिद्धांत की व्याख्या करें तो उत्तर होगा डार्विनवाद। यहाँ आप देख रहे हैं डार्विन के विकास का सिद्धांत, इसे आप नोट कर लें और इस प्रश्न को नोट करके आप इसे याद करें और परीक्षा में लिखें। तो यहाँ वीडियो को आप स्टॉप कर सकते हैं और स्टॉप करके इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, आनुवांशिकता कार्यविधि किस प्रकार होती है अथवा जीन लक्षणों को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप यहाँ पर नोट करें। अगला प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। तो उत्तर, मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र यहाँ पर दिया गया है। इस चित्र को इस प्रकार आप बना सकते हैं। पिता जो माता और पिता हैं या जनक हैं, पिता में 44 गुणसूत्र होते हैं XY, और इसी प्रकार माता में इस प्रकार यहाँ पर मानव में लिंग निर्धारण दिखाया गया है। आप भी इसे देखें और तैयार करें। प्रश्न है अगला, विभिन्न जीवों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर है, अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। जैसे पहला है, कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए कुछ प्राणियों में जैसे कुछ सरीसृप लिंग निर्धारण निश्चित अंडे या गुमनज के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा। घोंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है। तीसरा है, मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है, अर्थात जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा या लड़की। मेंडल की सफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। तो मेंडल की सफलता के कारण यहाँ पर दिए गए हैं। मेंडल भाग्यशाली थे, उन्होंने जिन 7 युग्म लक्षणों का अध्ययन किया वो सभी अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। मटर के पौधे का चयन संकरण प्रयोगों के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ, क्योंकि मटर का पौधा सरलता से उद्यान में लगाया जा सकता है। एक वार्षिक पौधा तथा स्वपरागणी होने के कारण पुनर्योजन के अवसर नहीं रहते हैं। पुष्प की संरचना इस प्रकार की, इसमें संकरण सरलता से हो जाता है और मटर की विभिन्न विपरीत लक्षणों वाली नस्लें सरलता से मिल जाती हैं। तीसरा है, पुरुष संतति अभिलेख, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी का लेखा जोखा रखा। चौथा, मेंडल ने प्रयोग को विधिवत किया। आरंभ में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया तथा फिर 2 व अधिक लक्षणों का अध्ययन किया। पांचवा है, मेंडल ने गणित तथा सांख्यिकी का उपयोग करते हुए प्रयोगों के परिणामों का विश्लेषण किया। छठवा है, किए गए प्रयोगों का परीक्षण क्रॉस से टेस्ट किया। सातवां है, नियंत्रित प्रयोग किए। प्रश्न 12वां है, समयुग्मजी RR पुष्प के लाल रंग के लिए विषमयुग्मजी कैपिटल R स्मॉल r पुष्प के गुलाबी रंग के लिए तथा समयुग्मजी स्मॉल RR पुष्प के श्वेत रंग के लिए उत्तरदायी हैं। विषमयुग्मजी गुलाबी पुष्पों से युक्त 2 जनकों के क्रॉस से प्राप्त संतति का चेकर बोर्ड पद्धति से जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप अनुपात बताइए। तो जीन प्ररूप अनुपात जो है कैपिटल RR अनुपात कैपिटल R स्मॉल r अनुपात स्मॉल r 1:2:1
और लक्षण प्ररूप अनुपात लाल अनुपात गुलाबी अनुपात श्वेत 1:2:1 होता है। यहाँ आप देख रहे हैं। प्रश्न 13वां, उपार्जित लक्षणों के विकास को जैव विकास क्यों नहीं कह सकते, उदाहरण देकर समझाइए। तो कायक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते। किसी व्यक्ति के डीएनए में किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभव क्योंकि जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाता, इसीलिए इसे जैव विकास नहीं कह सकते। एक प्रयोग द्वारा यह देख सकते हैं कि अर्जित अनुभव या लक्षण जैसे जैव परिक्रम द्वारा अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते हैं। यदि हम पूंछ वाले चूहे का संवर्धन करें तो उसकी अगली पीढ़ी की संतति के भी पूंछ होगी, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे। अब यदि इन चूहों की पूंछ को कई पीढ़ी तक काटते रहें तो क्या इन चूहों से बिना पूंछ या पूंछ विहीन वाली संतति प्राप्त होगी? इसका उत्तर है नहीं, जो स्वाभाविक भी है क्योंकि पूंछ काटने से जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेंडल के आनुवंशिकता के द्वितीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर द्वितीय सिद्धांत की व्याख्या की गई है, इसे आप नोट कर लें। प्रश्न 15वां है, मेंडल ने मटर के कौन कौन से लक्षणों के बारे में संकरण प्रयोग किए, लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर मेंडल के मटर के निम्नांक के साथ जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के संदर्भ में संकरण प्रयोग किए। यहाँ आप देख रहे हैं, पादप की लंबाई, पुष्प की स्थिति, सिंब की आकृति, सिंब का रंग, बीज की आकृति और बीज पत्र का रंग, इनके आधार पर या इन विपर्यासी लक्षणों के संदर्भ में संकरण के प्रयोग किए हैं। और पुष्प का रंग भी इसमें है। शुद्ध गुण वाला पौधा किसे कहेंगे, समझाइए। तो इस प्रश्न को आप यहाँ से नोट कर लें। जैव विकास के महत्व का प्रकाश डालिए, इस प्रश्न को भी आप तैयार करें। प्रश्न 18वां, एक परिवर्तन जो एक गुण या कार्य के लिए उपयोगी है कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है क्या, समझाइए। प्रश्न 19वां है, बाह्य गुण सूत्र पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ बाह्य गुण सूत्र पर टिप्पणी लिखी गई है। प्रश्न 20वां है, मेंडल के नियमों के महत्व को लिखिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला है, मेंडल के नियमों की सहायता से उन्नत व संकर प्रजातियों को उत्पन्न किया जाता है। दूसरा है, इन प्रजातियों में अधिक उत्पादन, अधिक अनुकूलता, रोधक क्षमता आदि गुण पाए जाते हैं। तीसरा महत्व है, प्रजनन विज्ञान में मेंडल के नियमों का बड़ा योगदान है। चौथा, असाध्य रोगों की पहचान करने व उपचार में सहायक है। पांचवा है, मेंडल के कार्यों से जैव तकनीक और जैव अभियांत्रिकी को भी बल मिला है। छठवां है, सुजननकी में मानव एवं अन्य जीवों में जीवन स्तर, गुणवत्ता व श्रेष्ठ जर्म प्लाज्म संरक्षण को बढ़ावा देने में मेंडल का नियम उपयोगी है। लिंग गुणसूत्र एवं अलिंग गुणसूत्र क्या है, समझाइए। नीचे दिया गया है प्रश्न 22वां, निम्न को परिभाषित कीजिए। अनुवांशिकी, जीनोम, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी। तो इनकी परिभाषा आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न 23वां है, जाति उद्भवन से आप क्या समझते हैं, जाति निर्माण की प्रक्रिया के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को भी आप यहाँ तैयार करें। समजातता और समवृत्ता में अंतर बताइए। तो यहाँ समजातता समवृत्ता में अंतर दिया गया है, इसे आप देख लें। विभिन्नताओं के कोई 4 महत्व लिखिए। तो विभिन्नताओं के 4 महत्व नीचे दिए गए हैं। जैसे पहला है, विभिन्नताओं से जंतुओं व पादपों में लाभदायक परिवर्तन भी होते हैं। दूसरा है, विभिन्नताएं जैव विकास प्रक्रिया का आधार हैं। और तीसरा है, विभिन्नताएं जंतु को बदले हुए वातावरण के प्रति अनुकूलित करने में सहायक होती हैं और प्राणी को अस्तित्व के साथ संघर्ष में बेहतर बनाती हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न देखे जो अनुवांशिकी अध्याय है कक्षा 10वीं विज्ञान का, अनुवांशिकी से संबंधित सीबीएसई पैटर्न पर आधारित आपने प्रश्नों के उत्तर देखे। इन प्रश्नों में जो आपको सरल प्रश्न लगते हैं उनको आप तैयार कर लें, और यदि आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों के उत्तर आप तैयार करें और अपनी परीक्षा में लिखें। इस प्रकार अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने साथियों में भी शेयर करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं और नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। कक्षा 10वीं के विषय विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर, सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए आप चैनल पर एक बार विजिट अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।